हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम लोगों ने वर्केबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। और आपका बेसिकली ये जो टॉपिक रहता है, आपका कंक्रीट, जो हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ते हैं, तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वर्केबिलिटी टेस्ट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो वर्केबिलिटी हमारी कैसे फाइंड आउट करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर अलग अलग इमेजेस दिख रही है, तो हम लोग डिफरेंट टेस्ट यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका कॉन्क्रीट है उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या क्या अपैरेटस यूज़ करते हैं, कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, और ये जो वर्केबिलिटी होती है ये है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वर्केबिलिटी होता क्या है। तो अगर मैं कॉन्क्रीट की बात करूँ तो हम लोग कॉन्क्रीट किसे कहते हैं, कॉन्क्रीट इज़ द मिक्सचर ऑफ, जिसमें आपका सीमेंट भी हो प्लस उसमें सैंड भी हो प्लस एग्रीगेट्स प्लस वाटर, है ना। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग इसमें कुछ एडमिक्सचर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट। अब बात आती है कि कॉन्क्रीट की दो इम्पॉर्टेंट बातें जो हम पूरे कॉन्क्रीट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर वर्केबिलिटी और दूसरी आती है स्ट्रेंथ। ठीक है, इन दो के बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं जब भी आप कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग स्ट्रेंथ की बजाय वर्केबिलिटी की, अगर वर्केबिलिटी के बारे में बात करें तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखो ज़रा क्या लिखा है, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट में बी डिफाइंड एज हाउ इजीली freshly mixed concrete can be mixed, placed, consolidated and finished with minimum loss of homogeneity। मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्केबिलिटी का रिलेशन किससे है, प्लास्टिसिटी से। कि आपका जो कंक्रीट है, जो आपने यहाँ पर सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर मिला के जो पूरा मिक्सचर बनाया है, उसमें कितनी प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिक जितना ज़्यादा होगा तो आप उतना इजीली उसको प्लेस कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। और एक और चीज़, कंसोलिडेटेड भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम लोगों को मिनिमम एनर्जी देनी पड़े उसमें वॉइड्स को रिमूव करने के लिए। ये कॉन्क्रीट था, और कॉन्क्रीट को हम लोग, आपने सुना होगा, कंपेक्शन करते हैं। कंपेक्शन क्यों करते हैं, ताकि इसमें जो भी एयर वॉइड्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कम से कम कर सके, रिड्यूस कर सके। तो हम लोगों को मिनिमम एनर्जी देनी पड़े कि आपके एयर वॉइड्स भी रिमूव हो जाए, इजीली आप कंक्रीट को प्लेस भी कर पाओ, उसके साथ काम भी कर पाओ। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में और हम उसके साथ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, एट द एंड फिनिश भी कर पाए। और जब ये पूरी प्रोसेस हो जाए, इसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब कंक्रीट के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो कैसी कैसी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, लाइक सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि एग्रीगेट्स का सीमेंट मोर्टार वाले पेस्ट के साथ अलग हो जाना, क्योंकि एग्रीगेट्स हो सकता है बड़े साइज़ के यूज़ कर लियो, हो सकता है वाइब्रेशन ज़्यादा दे दियो, कंपैक्शन ज़्यादा एक्सेस में कर लियो। तो हम लोग यहाँ पर वर्केबिलिटी बोलेंगे कि आपका कंक्रीट कितना प्लास्टिक है, कितना लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऐसा भी नहीं हो कि एक्सेस में पानी डाल दिया प्लास्टिक बोलने के लिए। तो हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ आप इसको कंपैक्ट करोगे तो कंपैक्शन करने के लिए भी मिनिमम एनर्जी देनी पड़े, और साथ साथ में किसी भी तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ना सेग्रीगेशन कंक्रीट में होनी चाहिए, ना ब्लीडिंग होनी चाहिए। ब्लीडिंग मतलब पानी का ऊपर आ जाना, सरफेस पे आ जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम उस कंक्रीट को बोलेंगे वर्केबल। अब वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आता है आपका स्लम्प कोन टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है इसमें मैं इन 4 टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगी, स्लम्प कोन, कंपैक्शन फैक्टर, वीबी टेस्ट और फ्लो टेबल टेस्ट। तो आपको आज की इस वीडियो के बाद इन चारों टेस्ट के बारे में पूरा इनका प्रोसीजर क्या होता है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हम लोग वर्केबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ये स्लम्प कोन टेस्ट की। तो आपको ये कौन सा दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा स्लम्प कोन। अगर कोई आपसे इसकी डायमेंशन पूछता है तो इसकी जो ये डायमेंशन है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो अपर ये डायमीटर है ये दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। हाइट जो होगी यहाँ पर दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। और जो बेस होगा इस स्लम्प कोन का, उसका जो डायमीटर होता है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने करना क्या है, बेसिकली जो स्लम्प कोन टेस्ट है वो मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए प्रेफर किया जाता है। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों मीडियम वर्केबल के लिए प्रेफर किया जाता है। और जो आपका बहुत ज़्यादा वर्केबल होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी जिसमें डाला होगा, प्लास्टिक होगा, उसकी वर्केबिलिटी हम स्लम्प कोन टेस्ट से क्यों नहीं चेक कर सकते। पहले प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो आपका ये जो स्लम्प कोन है, ये मैं यहाँ पर आपको जनरल सा डायग्राम बना के बता रही हूँ। ये स्लम्प कोन है, टोटल हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर।
टोटल हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, जो सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल है, आपने सीमेंट कॉन्क्रीट के सैंपल को इस स्लम कोन में 4 लेयर्स में डालना है। एक एक लेयर को पहले आपने फर्स्ट लेयर डाली, फिर उसके बाद हमने हर एक लेयर को कंपेक्शन देनी है। कंपेक्शन हम क्यों देते हैं, कंपेक्शन हम देते हैं ताकि हम लोग जो एयर वॉइड्स हैं उनको रिड्यूस कर सके, एयर वॉइड्स कम हो जाए। अब कंपेक्शन करने के लिए यहाँ पर इमेज में दिख रहा है एक टैंपिंग रोड बनी हुई है। जो ये टैंपिंग रोड होती है इसका डायमीटर 16 mm होता है और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। ये आप ध्यान रख सकते हो अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब मुझे क्या करना है, जो पहली लेयर मैंने यहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट की डाली, इसको कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्शन के लिए मैंने 25 ब्लोज दिए। नेक्स्ट लेयर डाली, उसको भी 25 ब्लोज दिए। नेक्स्ट थर्ड लेयर डाली, उसमें भी 25 ब्लोज दिए और नेक्स्ट फोर्थ लेयर। इतना काम कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है। अब इसके अंदर सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल है, इसके अंदर सीमेंट कॉन्क्रीट सैंपल फिल हुआ है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो आई होप। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट भरा हुआ है। अब हमने करना क्या है, ये जो आपका स्लम कोन है इसको ऊपर उठाना है। स्लम कोन को हम लोग इन हैंडल की हेल्प से ऊपर उठाएंगे। अब ध्यान से देखना, अगर आप इस स्लम कोन को ऊपर उठाओगे, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि ये हमारे पास इनिशियली स्लम कोन था और इस स्लम कोन के अंदर जो है हमने अभी सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल 4 लेयर्स में डाला है और हर एक लेयर को कंपैक्शन भी दी हुई है। अब देखिए ज़रा, अब 4 लेयर्स में डालने के बाद अब मैंने क्या किया, स्लम कोन को उठाया। अब मैंने क्या किया, स्लम कोन को उठाया तो होगा क्या, बेसिकली नीचे बेस प्लेट है ना, तो बेस प्लेट के ऊपर ये जो कंक्रीट होगा जब आप इसको उठा दोगे तो वो अलग अलग शेप उसकी ले सकता है। हो सकता है उसने कुछ इस तरीके की शेप ली हो सकता है कि अगर उसमें ज़्यादा पानी डल गया हो तो कंक्रीट ऐसे बन जाए, अगर बहुत ज़्यादा पानी डल गया हो तो कंक्रीट पूरा जो आपका बेस प्लेट होगी उसके ऊपर फैल जाए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो जैसा कि आपने स्लम कोन को यहाँ पर रिमूव किया, तो स्लम कोन को रिमूव करने के बाद सेम सीमेंट कंक्रीट का सैंपल वैसा ही टिका रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये कुछ मैंने अलग अलग केसेस बनाए हैं। इन केसेस का मतलब क्या है, अब देखो स्लम्प वैल्यू क्या होती है। जो ये स्लम्प कोन है ना, इसके टॉप से लेकर आप क्या करोगे, यहाँ तक की हाइट मेज़र करोगे, दिस हाइट, ये होती है स्लम्प वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, जैसे ये वाला आपके पास यहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट देख रहे हो, तो यहाँ पर स्लम्प कोन के टॉप से लेकर कितना आपको दिख रहा है कि जब आपने इसको हटा दिया, टॉप से इसको रिमूव कर दिया, तो अब आप देख रहे हो ये कौन जो आपका सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल है वो कैसी शेप ले रहा है। ये जो हाइट है एच, इसको H1 मान लो, ये H2 मान लो, और तीसरा तो मैंने कह दिया कि वो पूरा आपका जो भी बेस प्लेट होगी उस पर पूरा वो स्प्रेड हो गया। तो मतलब कि स्लम्प वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, जितनी स्लम्प कोन की हाइट होगी, हाइट कितनी थी 30 सेंटीमीटर थी, तो हाइट के बराबर मुझे 30 सेंटीमीटर की यहाँ पर स्लम्प वैल्यू मिल गई। या फिर हो सकता है कि अगर बहुत कम पानी डाला हो तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो स्लम्प मिला हो। ज़ीरो स्लम्प का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, और बहुत ज़्यादा हार्ड होने का मतलब कि इसमें वाटर जो है हम लोगों ने बहुत कम डाला था, और इसका मतलब है कि वाटर बहुत ज़्यादा है। वाटर बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक्सेस में ही प्लास्टिक हो गया ये, और एक्सेस में प्लास्टिक, एक्सेस में वर्केबल कंक्रीट को हम लोग यहाँ पर बता नहीं सकते कि उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, क्योंकि अगर मैं एक और प्लास्टिक कंक्रीट यहाँ पर डालूंगी वो भी फर्श पे फैल जाएगा, तो मैं उन दोनों के बीच कंपैरिजन कैसे कर पाऊंगी। तो देखिए ये जो डिफरेंट शेप्स बन रही है, देखो आप इमेज में देखो यहाँ पर कैसे मेज़र कर रहे हैं। ये आपने यहाँ पर स्लम कोन रखा था, इसमें सैंपल फिल किया था, स्लम कोन को उठा दिया, उसके बाद इसके टॉप से ये वाली हाइट आप मेज़र करोगे, ये आ जाएगी स्लम्प वैल्यू। और देखिए किस तरीके के स्लम्प मिल सकते हैं, ट्रू स्लम्प मिल सकता है। ज़ीरो स्लम्प होने का मतलब है कि आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है जो कंक्रीट होगा और उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। कोलैप्स स्लम्प में पानी बहुत ज़्यादा है। शेयर स्लम्प का मतलब होगा कि हम लोगों ने मिक्सिंग अच्छे से नहीं करी है, और मिक्सिंग अच्छे से नहीं करने की वजह से होमोजीनस मिक्स नहीं मिला है। तो ये सारे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्लम्प होते हैं। अब स्लम्प वैल्यू पे हम लोग बताते हैं कि वो वर्केबल है या फिर हाईली वर्केबल है या लो वर्केबल है। तो अगर स्लम्प वैल्यू आपकी 0 से 25 के बीच में लाई करती है, अगर ये वैल्यू 0 to 25 mm के बीच में लाई करती है, इसको हम लोग बोलेंगे वेरी लो वर्केबल। क्या बोलेंगे, वेरी लो वर्केबल। अगर आपकी यही वैल्यू 25 to 50 mm के बीच में वेरी करती है तो इसको हम लोग बोलेंगे लो वर्केबल, लो वर्केबल। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका 50 to 100। अगर 50 to 100 mm हुई तो इसको हम कहेंगे मीडियम वर्केबल कंक्रीट। और अगर यही वैल्यू आपकी
100 to 175 mm के बीच में होती है तो इसको हम लोग हाई वर्केबल कंक्रीट बोलते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैं यहाँ पर स्लम्प वैल्यू का रिलेशन लिखना चाहूँ वर्केबिलिटी के साथ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जितनी ज़्यादा स्लम्प वैल्यू है उतना ज़्यादा वर्केबल है कंक्रीट, आप उतना ज़्यादा टाइम तक उसके साथ काम कर सकते हो तो उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी है। और अगर यहाँ पर स्लम्प वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब उसमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत कम है। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज़ योर कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो ये टेस्ट भी आपका वर्केबिलिटी जानने के लिए किया जाता है, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि किस तरीके के कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता करने के लिए हम कंपैक्शन फैक्टर का यूज़ करते हैं। तो कंपैक्शन फैक्टर जो आपका टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है फॉर द लो वर्केबल कंक्रीट। कंपैक्शन फैक्टर किसका रेशियो होता है? वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये फुली कॉम्पैक्टेड और पार्शियली कॉम्पैक्टेड का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये टेस्ट का एपरेटस देखो जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। आपको क्या दिख रहा है इमेज में? हमें यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ कि 2 होपर लगे हुए हैं और एक सिलेंडर है। तो 2 होपर है, होपर 1 ये और होपर 2 ये, नीचे सिलेंडर लगा हुआ है। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है, ट्रैप डोर होता है जिसको आप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सीमेंट कॉन्क्रीट का जो सैंपल है इसको टॉप वाला जो ऊपर है उसमें पूरा ऊपर तक फिल करके रख दिया। ठीक है, आपने यहाँ तक पूरा फिल करा। तो मान लेते हैं कि इनिशियली मैंने वेट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर नोट डाउन किया था, W इज़ द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ना अभी स्पेस में लगा हुआ, तो सबसे पहले वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर हमने यहाँ पर W मान लिया था। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल अपर होपर में रखा। अपर होपर में रखने के बाद यहाँ ट्रैप डोर लगा हुआ है, ट्रैप डोर ओपन करोगे सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल सेकंड होपर में जाएगा। इसका ट्रैप डोर ओपन करोगे सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल इस सिलेंडर में जाएगा। तो एट द एंड हुआ क्या, यहाँ फुली कंपैक्शन नहीं हुई कॉन्क्रीट की, ये हाफ कंपैक्ट हुआ है ना। फुली कंपैक्ट आप टैंपिंग रोड से अभी करोगे। तो हमने क्या किया, अब जितना भी कंक्रीट इस तीसरे वाले में आपको मिला आपने उसका वेट नोट डाउन कर लिया। तो W1 मैं लिख देती हूँ वेट ऑफ सिलेंडर प्लस इसके साथ साथ जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, अब मैं इसका नाम क्या रख रही हूँ, ये बन गया पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। उसी तरीके से अब आप एक काम कीजिए, W2 वेट किसका ले लीजिए, वेट ऑफ सिलेंडर, और इसी सिलेंडर में पूरा अच्छे से कंक्रीट को कंपैक्ट करना है। तो वेट ऑफ सिलेंडर प्लस आपने जब फुली कंपैक्ट कर दिया कंक्रीट को तो आपने उसका वेट पूरा ले लिया यहाँ पर W2। अगर मैं पूछूँ कॉम्पैक्शन फैक्टर किसके बराबर होता है, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर अभी मैंने आपको रेशियो बताई थी, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट कितना आ जाएगा, W1 माइनस W डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट, ये कितना हो जाएगा, W2 माइनस W। ऑब्वियस ही बात है कि जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट होगा वो हमेशा फुली कंपैक्टेड से क्या आएगा, कम ही आएगा ना। जब पार्शियली कंपैक्ट कर रहे हो, जब आप फुली कंपैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है इसमें सीमेंट कंक्रीट का जो सैंपल है अगर आप इसको अच्छे से कंपैक्शन करते रहोगे अलग अलग लेयर्स डाल के तो सैंपल भी ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा वेट आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि ये जो कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू होगी ये हमेशा लेस देन 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो वेट होगा दैट इज़ ऑलवेज लेस देन फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, कंपैक्शन फैक्टर। कंपैक्शन फैक्टर की जो वैल्यूज़ है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वर्केबिलिटी कैसी है। तो अगर कंपैक्शन फैक्टर आपका 0.85 के बराबर आता है तो उसे हम लोग लो वर्केबल कंक्रीट कहते हैं। अगर आपके पास कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.92 आती है तो उसे हम लोग मीडियम वर्केबल में काउंट करते हैं। और यहीं पर अगर कंपैक्शन फैक्टर 0.95 आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाईली वर्केबल, इसे हम कहते हैं हाई वर्केबल। ठीक है, बाकी मैं आपको कंपैक्शन फैक्टर का क्या रिलेशन है स्लम्प वैल्यूज़ के साथ वो पूरा टेबल अभी आपको बताने वाली हूँ। तो एक तो हमने ये टेस्ट किया जिसमें हमें पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट और फुली कंपैक्टेड कंक्रीट मिला, वहाँ से हमने कंपैक्शन फैक्टर देखा और कंपैक्शन फैक्टर से हम लोग ये बता रहे हैं कि लो वर्केबल होगा या हाईली वर्केबल कंक्रीट होगा। नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं विच इज़ योर VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट। VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट सिर्फ लैब में किया जा सकता है और इससे पहले जो मैंने आपको स्लम्प कॉन टेस्ट बताया उसको आप लोग साइट में भी कर सकते हो। अब ये सिर्फ लैब में किया जाएगा और देखिए किस तरह के कंक्रीट के लिए ये आपका ज़्यादा सुइटेबल है, कहाँ की वर्केबिलिटी जानने के लिए ये आपका बहुत से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टेस्ट
मीडियम वर्केबल के लिए प्रेफर किया जाता है? कौन सा टेस्ट हाईली वर्केबल के लिए प्रेफर किया जाता है? तो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है, दैट इज सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट, जो कि आपका लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी। मतलब क्या होगा? लो वर्केबल का मतलब होगा उसमें वाटर कम है, और अगर वाटर कम है तो उसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा प्लास्टिक नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब बोल रहे हैं कि दिस टेस्ट गिव द आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ वर्केबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ वीबी टाइप। अब पहले ये बात क्या लिखी है वो आपको कैसे समझ आएगी, एक बार थोड़ा सा प्रोसीजर का हम लोग यहाँ पर आइडिया ले लेते हैं कि होता क्या है। तो मैंने आपको क्या कहा कि इसमें हम लोग टाइम से आइडिया लगाएंगे कि वर्केबल है कि नहीं। आपने क्या किया, आपको दिख रहा है यहाँ एक बाहर एक सिलेंडर है, और इसके अंदर आपको एक स्लम्प कोन जैसा था, बिल्कुल वैसा ही एक कोन दिख रहा है। आपने क्या किया, इस कोन में जो सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल है वो 4 लेयर्स में डालना है, जैसे आप स्लम्प कोन टेस्ट में करते थे। हर एक लेयर को आपने यहाँ पर 25 ब्लोज दिए, और 25 ब्लोज देने से हमें मिला क्या यहाँ पर, जब बेसिकली आपके एयर वॉइड्स कम हो गए, एयर वॉइड्स कम हो गए, आपकी कंपैक्शन अच्छे से हुई, कंपैक्शन अच्छे से हुई। अब आपने क्या किया, अब आपने इस कोन को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर स्लम्प कोन टेस्ट होगा तो उसमें अगर वर्केबिलिटी बहुत कम हुई या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्क्रीट हुआ तो वो तो ज़ीरो वैल्यू दे देगा, ज़ीरो स्लम्प मिल जाएगा हमें। यहाँ से हम लोग लो वर्केबल कॉन्क्रीट में बता नहीं सकते हैं कि कौन सा क्या उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, बस पता है कि लो वर्केबल है, लेकिन दो के बीच कंपैरिजन नहीं कर सकती अगर दोनों स्लम्प कोन में मुझे ज़ीरो वैल्यू मिली हो। तो अब ये टेस्ट में क्या होगा, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर बिल्कुल, अगर हार्ड होगा तो ऑब्वियस ही बात है जब आप इस कोन को उठाओगे तो कोन जैसी शेप ही यहाँ पर बनी होगी, है ना। अब इसके बाद हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, अब आपका यहाँ पर एक ये प्लेट जैसी दिख रही है आपको, आप इसको घुमाओगे, ये ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसको ऊपर को भी ला सकते हो, नीचे को भी ला सकते हो। सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल यहाँ तक है, आपने इस प्लेट को बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेटर से लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपने इस मशीन को ऑन किया। जैसे जैसे वाइब्रेशन होगी तो ये जो सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल बहुत हार्ड था, जिसने इस तरीके की शेप जिसमें आई हुई थी, जब वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से क्या होगा, ये जो सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल है ये सिलेंडर की शेप में आ जाएगा, ये शेप में आ जाएगा सिलेंड्रिकल। तो मतलब बात ये है कि कॉनिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में आने के लिए, कॉनिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में आने के लिए इसने कितना टाइम लिया, इस टाइम पे डिपेंड करेगी यहाँ पर वर्केबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है, अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो लो वर्केबल है, अगर कम टाइम ले रहा है तो हाईली वर्केबल है, क्योंकि टाइम कम लेने का मतलब है उसमें वाटर का अमाउंट अच्छा है, जिससे कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा सिलेंड्रिकल शेप लेने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो कि इस टेस्ट से जो हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी अगर वो ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्क्रीट है उसमें हार्डनेस भी ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसमें वर्केबिलिटी की वैल्यू कम है। तो ये हम लोग कंक्लूज़न यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना होता है, अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो हो सकता है वैल्यूज़ पूछे। तो 0 से 3 सेकंड्स में अगर आपका ये कॉनिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है तो इस तरीके के कंक्रीट को हम लोग हाईली वर्केबल में काउंट करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखोगे, अगर 3 से 6 सेकंड ये आपके पास लेगा तो आप इसको मीडियम वर्केबल में काउंट करोगे, मीडियम वर्केबल कंक्रीट में काउंट करोगे। अगर ये 6 to 12 सेकेंड्स ले रहा है तो आप इसको लेस वर्केबल बोलोगे। तो मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब उतनी ज़्यादा हार्डनेस है और उतना कम वर्केबिलिटी है। और 12 से 20 सेकेंड या ग्रेटर देन 12 सेकेंड्स के लिए आप क्या बोलोगे, वेरी लो वर्केबल। क्या बोलोगे, वेरी लो वर्केबल। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पर टाइम से आइडिया लगाएंगे, और जिस टेस्ट को हम लोग स्लम्प कोन टेस्ट में नहीं कर पा रहे थे, आपका इस कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे विद वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। नेक्स्ट लास्ट आपका आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं दैट इज़ योर फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट आपका सुटेबल होता है फॉर हाईली वर्केबल। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया था कि स्लम्प कोन टेस्ट में अगर मैं बहुत ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट सैंपल को डालती हूँ तो वो पूरा फर्श पे फैल जाता है, और अगर वो पूरा बेस प्लेट के ऊपर ही फैल जाएगा तो आपको यहाँ पर वैल्यू वो पूरी 30 सेंटीमीटर की दे देगा। मतलब कि अगर दो बहुत ज़्यादा हाईली वर्केबल कंक्रीट है उसमें तो दोनों में मुझे 30 सेंटीमीटर वैल्यू मिल जाएगी, पर मुझे इन दोनों को कंपेयर कैसे कर पाओगे, इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्लो टेबल टेस्ट किया जाता है किस तरीके के कंक्रीट सैंपल के लिए, फॉर हाईली वर्केबल कंक्रीट के लिए। आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमारे पास एक आपको दिख रहा है ये छोटा सा यहाँ पर कप सा है ना, कौन जैसी शेप का ही है। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इसमें सीमेंट कंक्रीट का सैंपल फिल करेंगे 3 लेयर में।
सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल हमने इसमें 3 लेयर में डाला और हर एक लेयर को कंपैक्शन करेंगे, हर एक लेयर की कंपैक्शन करेंगे। कंपैक्शन करने के बाद होगा क्या, जैसे ही आप इसको यहाँ पर से उठा देते हो तो आपको पता है क्योंकि तो ये तो बहुत ज़्यादा वर्केबल है, वर्केबल मतलब कि बेस प्लेट पे फैल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट लगी हुई है, आप जैसे ही इसको यहाँ पर उठाते हो, अगर ये सर्कुलर प्लेट जो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये इस तरीके से दिख रही है, तो सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल जो होगा वो अनइवनली इस पर स्प्रेड हो जाएगा। अनइवनली स्प्रेड हुआ ना, अब हमें क्या करवाना है, सिर्फ इसको इवनली स्प्रेड करवाना है ताकि मैं फ्लो टेबल टेस्ट से वैल्यूज़ यहाँ पर कुछ निकाल सकूँ। अब ये अनइवन स्प्रेड हुआ, आप क्या करते हो, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये असेंबली, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 15 सेकेंड्स में 15 ब्लोज देंगे, मतलब कि 1 सेकेंड का 1 ब्लो, जिससे कि आपका ये जो टेबल है, फ्लो टेबल है, ये राइज और अप और डाउन जाएगा। कितना mm? 12.5 mm। और हम ये मानकर चलते हैं इस टेस्ट को करते टाइम कि अगर आप 15 सेकेंड्स में 15 ब्लोज जब आप यहाँ पर दे दोगे तो ये जो सीमेंट कॉन्क्रीट का सैंपल अनइवन स्प्रेड हुआ था ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और जब ये इवनली स्प्रेड हुआ 15 सेकेंड्स में 15 ब्लोज देने के बाद आपने क्या करना है, अलग अलग डायमेंशंस में इसका यहाँ पर क्या मेज़र करना है, डायामीटर। आपने ये मेज़र कर लिया, आपने ये मेज़र कर लिया, आपने ये मेज़र कर लिया, तो आपने अलग अलग डायमीटर मेज़र करने हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि फ्लो टेबल टेस्ट में फ़्लो वैल्यू जो है या परसेंट फ़्लो आप कैसे निकालोगे, तो परसेंट फ़्लो को निकालने के लिए आपके पास एक रिलेशन है। मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला कि आपने अलग अलग डायमेंशंस में डायमीटर निकाला, D1, D2, D3। मान लीजिए आपने यहाँ पर D5, D6, तो सिक्स डायमेंशंस में आपने अलग अलग डायमीटर निकाले, आपने उसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली। तो इसको मैं लिख लेती हूँ कि ये D एवरेज है, ठीक है। अब अगर मुझे परसेंट फ़्लो निकालना है, तो फ्लो टेबल टेस्ट में परसेंटेज फ़्लो निकालना है, तो इसके लिए रिलेशन क्या रहता है, जो एवरेज डायामीटर होगा ऑफ स्प्रेड, जो आपका यहाँ पर एवरेज डायामीटर होगा स्प्रेड का, जो अभी मैंने आपको बताया D1, D2, D3 डिवाइडेड बाय करके जितने भी आपने वैल्यूज़ ली हैं वो डिवाइड कर दो, -25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, परसेंट फ़्लो। ये क्या आ जाएगा, परसेंट फ़्लो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए। अलग अलग टेस्ट में अगर मैं आपको बात करूं, जो सबसे हाईली वर्केबल कंक्रीट होगा उसके लिए हम लोग, आप याद रखना यहाँ पर जो परसेंट फ्लो की वैल्यू होती है ये 0 to 150% के बीच में ही वेरी करती है। जितनी कम वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा तो उतना ज़्यादा वो प्लास्टिक होगा, है ना। जितना ज़्यादा वो स्प्रेड कर जाएगा उतना ज़्यादा प्लास्टिक, उतना ज़्यादा वर्केबल। तो फ्लो टेबल टेस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, फ्लो टेबल टेस्ट का यूज़ किया जाता है जो भी हाईली वर्केबल कॉन्क्रीट होते हैं उनकी वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, हाईली वर्केबल कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। आई होप आज मैंने आपको जितने भी चीज़ें यहाँ पर समझाई हर एक टेस्ट के रिगार्डिंग, चाहे वो स्लम्प कोन टेस्ट हो गया, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हो गया, कंपैक्शन फैक्टर और फ्लो टेबल टेस्ट, आपको सभी चीज़ें अच्छी सी समझ आई होंगी। तो इसी तरीके से मैं अनअकैडमी प्लस पर भी, अनअकैडमी प्लस पर बहुत से कोर्सेज़ अभी तक सिविल इंजीनियरिंग के ले चुकी हूँ, जिसमें डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सॉयल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाती हूँ। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ से मेरी बहुत सी फ्री क्लासेस को आप एक्सेस कर पाओगे। और साथ साथ में माय रेफरल कोड इस सिमरन गेट, इस रेफरल कोड से मुझे क्या फ़ायदा अगर आप सोच रहे होंगे, तो ये रेफरल कोड अप्लाई करके अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन, गेट एंड ESC की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, SSC की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, हर एक सब्सक्रिप्शन में जो भी आप प्लस कोर्स खरीदते हो आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा विद दिस रेफरल कोड। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज की क्लास जो है लेसन अच्छा लगा होगा, तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।